Welcome to my channel English Teaching World. Watch the video and like, share and subscribe. We will learn English grammar, reading and all subjects of TET exam. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग वर्ल्ड में। तो आज हम एमपी टेट 2024 के कुछ पुराने क्वेश्चंस की अभ्यास करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम वर्ग 3 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। आज का जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा पर्यावरण अध्ययन। तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फियर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। ट्रोपोस्फियर मुख्यतः संगठित है। ट्रोपोस्फियर को अपन लोग वायुमंडल की परतों में सबसे पहली परत बोलेंगे, जिसको अपन लोग हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल ये पृथ्वी से 18 किलोमीटर ऊपर तक, मतलब अपना जो वायुमंडल है वो पूरा ही क्षोभ मंडल के अंदर है। तो इसी में जो मौसमी घटनाएं होती हैं, बारिश, आंधी, तूफान, बादल गरजना, संवहन, ये सब कहाँ होती हैं? ट्रोपोस्फियर में ही, क्षोभ मंडल में ही होते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल की परतें हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो घनत्व वाली परत है वो यही है, और ग्रीन हाउस प्रभाव भी इसी में होता है। ठीक है। और एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है इसमें, ये है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलता है। और ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, जैसे कि इसको अपन लोग कहीं कहीं पढ़ेंगे 12 से 15 या 18 तक भी। ठीक है। तो यहाँ तक मुख्यतः मतलब 0 से लेके 12 तक मानी जाती है, लेकिन कहीं कहीं 18 भी लिखा होता है। तो क्षोभ मंडल, तो अब इसमें क्या पूछा गया है? ट्रोपोस्फियर मुख्यतः संगठित है। अब संगठित है तो इसमें सबसे पहले आई ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो अपन लोग वैसे भी जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा जो गैसें पाई जाती हैं वो है ऑक्सीजन 29% एंड नाइट्रोजन 71%। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्षोभमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाएंगी? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हेन इज ओजोन डे सेलिब्रेटेड? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का सुशासन दिवस भी है। ठीक है। और जो ओजोन लेयर है वो किस में पाई जाती है? समताप मंडल में, जो सेकंड नंबर का अपने क्या है वायुमंडल का लेयर है। ठीक है। इसको अपन लोग स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलेंगे। इसी में क्या होता है, वायुयान कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में ही होते हैं। ठीक है। जब वायुमंडल चलते हैं तो वो किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में ही उड़ते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन लेंगे अपन लोग, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ईवीएस कंटेंट शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी क्लास? प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों को ईवीएस सामग्री की किस प्रकार की समस्याओं की जानकारी दी जानी चाहिए? मतलब प्राथमिक स्तर पर हमें छात्रों को किस प्रकार की समस्या देनी चाहिए? तो सबसे पहले मनोरंजन से संबंधित, दूसरा है शैक्षिक तथ्य पक्ष से संबंधित, खेलकूद से संबंधित, गृह कार्य से संबंधित। अब जब अपन लोग को उसकी पढ़ाई के लिए शिक्षा के रूप में दे रहे हैं तो उसको किस तरीके से देंगे? शैक्षिक तथ्य पक्ष से संबंधित ही उसको समस्याएं देंगे, उसको कुछ ना कुछ करने के लिए देंगे। इसके बाद चौथे नंबर का, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अब फोर्थ नंबर पे आए अपन लोग, एक पौधे के विभिन्न प्रकारों और भागों का वर्णन करने के लिए एक खंड को मल्टीमीडिया का उपयोग करके पढ़ाया गया था। मल्टीमीडिया में अपन लोग कुछ भी ले लें, अपना टैबलेट, मोबाइल के द्वारा उसको पढ़ाया गया, जबकि दूसरे खंड को ब्लैक बोर्ड पर खींचे गए आरेख के माध्यम से पढ़ाया गया था। पहले खंड के बच्चों ने अवधारणा को बेहतर ढंग से समझा। इसका कारण हो सकता है, फर्स्ट, वे मेधावी छात्र थे। सेकंड, ब्लैक बोर्ड एक अच्छा दृश्य साधन नहीं है।
थर्ड नंबर पे श्रव्य दृश्य साधन बेहतर प्रतिधारणा के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करता है। और फोर्थ नंबर पे मल्टीमीडिया का उपयोग तुलनात्मक रूप से कम खर्चीला है। तो अब वो मेधावी छात्र हैं या नहीं ये डिपेंड नहीं करता इस पे। उसका सबसे जो सटीक आंसर हो सकता है वो होगा श्रव्य दृश्य साधन बेहतर प्रतिधारणा के लिए सभी इंद्रियों को इस्तेमाल को शामिल करता है। अपन लोग कोई मोबाइल वगैरह देखे तो उसमें अपन लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो मतलब अपनी इंद्रियां ज़्यादा उसमें क्या होती हैं, केंद्रित होती हैं। इसलिए जो इसका अंतर है, जो आंसर है वो रहेगा सी। इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मंदिर के ऊपर का शिखर हाथों से उठाने के लिए बहुत भारी हुआ करता था, इसलिए मंदिर के शीर्ष पर निर्मित डैश बोल्डर को रोल्स पर रखा और उसे ऊपर तक घुमाया गया। मतलब इसका इस क्वेश्चन को आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। इसमें क्या है कि एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब जो उसका शीर्ष है, जो उसका उस शिखर है, उसको ऊपर तक ले जाना है मंदिर के। अब इसको हाथों से उठाना तो संभव नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उसको ढड़काते हुए लाए ऊपर तक। अब जब ढड़काते हुए लाएंगे तो उसके लिए क्या सीढ़ियाँ का उपयोग करेंगे, कि ढलान का उपयोग करेंगे, कि बलुआ पत्थरों का उपयोग करेंगे, कि पित्राधुरा का उपयोग करेंगे। तो ढलान का उपयोग करेंगे, क्योंकि अपन लोग उसको रोलर की तरह ढड़काते हुए ऊपर तक ला रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ढलान। अब 6 नंबर पे देखिए, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन साबुन से स्नान करे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जिससे अंधापन और अन्य दृष्टि की समस्या हो सकती है को फैलने से रोका जा सकता है। अब इसमें क्या एक शब्द आया है, अंधापन। क्या आया है, अंधापन। अब अंधापन और अन्य दृष्टि मतलब आंखों से संबंधित बीमारी, तो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, इसको हिंदी में अपन लोग तपेदिक भी बोलते। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है, और ये ज़्यादातर किसमें, फेफड़ों में होता है, मतलब फेफड़ों पे ये असर डालता है। सेकंड नंबर पे आया है कालाजार। कालाजार मतलब किस पे, ये सैंड फ्लाई, ये बालू मक्खी, क्या है, बालू मक्खी के द्वारा होता है। बालू मक्खी के माध्यम से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंड फ्लाई, मक्खी के माध्यम से होने वाला है, और ये हमारी आंतों को प्रभावित करता है। डेंगू, डेंगू होता है मादा इजिप्टाई, एक मच्छर होता है जिसके द्वारा हमें डेंगू होता है, इसमें भी बुखार वगैरह होता है। लेकिन जो ट्रैकोमा है, ये क्या है, जो ट्रैकोमा है ये हमारी आंखों से संबंधित बीमारी है। किससे संबंधित बीमारी है, आंखों से संबंधित बीमारी है। और क्वेश्चन में भी पूछा गया है क्या, कि आंखों से संबंधित मतलब अंधापन, तो ट्रैकोमा में अंधाहीपन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर का, ट्रैकोमा। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद आया, भारत के पास कितने विश्व धरोहर स्थल हैं। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं 25, 35, 40, 19। अब जब उस टाइम पे जब ये मतलब एग्जाम हुआ था, उस टाइम पे भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल थे, उस टाइम पे थे 40। बट आज के टाइम पे जो विश्व धरोहर स्थल हैं वो भारत में अब कितने हो गए हैं, 43। अब 43 में क्या है, 35 तो है क्या, सांस्कृतिक, क्या है, सांस्कृतिक। 35 तो है सांस्कृतिक। इसके आगे 7 है क्या, प्राकृतिक। 7 क्या है, प्राकृतिक। और एक अकेला है क्या, मिश्रित। मिश्रित वाले एक अकेला क्या है, मिश्रित। मिश्रित में उसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो टोटल कितने हो गए, 35, 7, 1, मतलब टोटल हो चुके हैं अब 43। तो भारत के पास कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, 43। ये हमारे करंट से आया हुआ क्वेश्चन था उस टाइम का। तो इसके लिए अपन लोग
मतलब करंट को भी बराबर से अपने एग्जाम के लिए तैयार करते रहेंगे डेली की। इसके आगे का क्वेश्चन लेंगे 8th नंबर पर, इनमें से किसकी पूजा हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसमें एक कुबड़ वाले बैल की पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद एक मतलब पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, ठीक है, और देवी की भी पूजा के साक्ष्य मिले हैं। प्रकृति प्रेमी भी थे वो, क्योंकि पेड़ों की पूजा भी काफी वो मिली, उसमें नदियों की पूजा के बारे में बताया गया। लेकिन हाँ, इंद्र की पूजा के बारे में नहीं बताया गया, उसमें हड़प्पा सभ्यता में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं इंद्र की पूजा के लिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी नंबर का, इंद्र की पूजा। इसके बाद भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस रिसाव जिम्मेदार है। भोपाल गैस त्रासदी, अब जब भोपाल गैस त्रासदी के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आप लोग को। जो भोपाल गैस त्रासदी है वो हमारे यहाँ 3 दिसंबर 1984 में भोपाल शहर में हुई थी। इसमें जो कंपनी थी उसका नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। उसमें अचानक से गैस का रिसाव हुआ था। और कौन सी गैस उसमें से रिसाव हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, जो एक कीटनाशक दवा के रूप में वहां पे ये कंपनी स्थापित की गई थी, उसमें से रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। ये कब हुई थी, इसकी डेट भी याद करना बहुत जरूरी है, 3 दिसंबर 1984। और यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, और उसमें से गैस कौन सी रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था। इसके आगे 10 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जलवायु समूहों के कोपेन वर्गीकरण के अनुसार शीत जलवायु की विशेषता क्या है। नंबर पहला, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे या उससे भी नीचे होता है। सभी महीनों के लिए औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होता है। संभावित वाष्पीकरण वर्षा से अधिक है। सबसे पहले तो अपन लोग अगर इस वाले ऑप्शन को देखेंगे तो 18 डिग्री सेल्सियस, मतलब इससे ऊपर तो नॉर्मली हल्की हल्की गर्माहट भी आ जाती है, इतना तो अपन के यहाँ भी रहता। लेकिन अगर इसमें क्या बोला गया, शीत ऋतु मतलब शीत जलवायु। तो शीत जलवायु के लिए क्या कहेंगे, जब जलवायु शीत रहेगी, ठंडी रहेगी, तो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतने में भी ठंडक रहती है, मतलब शीत होती है, ठंड होती है, और इससे नीचे भी। तो अपन लोग लेंगे इसमें कौन सा, बी नंबर का, सभी महीनों के लिए औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। इसके आगे, बहते जल द्वारा निक्षेपित सामग्री को डैश कहा जाता है। नदियों द्वारा जो बहा के लाई गई मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी। तो अब उसके द्वारा निक्षेपित सामग्री, जो सामग्री उसके द्वारा लाई गई है बहते जल द्वारा, तो उसको क्या कहेंगे, जलोढ़। अगर मिट्टी लाएंगे तो जलोढ़ मृदा हो जाएगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, जलोढ़। इसके आगे अगला क्वेश्चन है, बफर स्टॉक डैश के माध्यम से सरकार द्वारा उत्पादित खाद्यान्न का भंडार है। बफर स्टॉक मतलब सरकार द्वारा खाद्यान्नों का भंडारण, कि कभी मतलब ये एक स्टॉक के लिए बनाई गई संस्था है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है FCI, इसका फुल फॉर्म अपन लोग कहेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सेकेंड नंबर का है IFCI, इंडस्ट्रियल
फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। थर्ड नंबर पे है IDBI, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और डी नंबर पे है फिक्की, मतलब FICCI, इसको क्या बोलेंगे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये जो फिक्की है ये भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ये भी इंडस्ट्रियल बैंक है, और इसके बाद ये भी इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए है। लेकिन खाद्यान्न फूड से रिलेटेड कौन है, FCI। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके आगे चंद्रयान-2 मिशन में रोवर का नाम क्या था। चंद्रयान-2 मिशन, तो इसमें जो रोवर था उसका नाम क्या था, प्रज्ञान, और जो लैंडर था वो क्या था, विक्रम। ठीक है, तो चंद्रयान-2 से भी ये क्वेश्चन एक आया हुआ था, जिसको अपन लोग उसमें एक मतलब अपने जो सिलेबस में था अंतरिक्ष विज्ञान, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके आगे निम्नलिखित में से कौन सा नवगठित अंतर सरकारी संगठन रेडियो खगोल विज्ञान के लिए समर्पित है। वॉल्को, स्काउ, एल्वाओ, आसाओ। तो इसमें से कौन है, स्काउ। स्काउ का जो फुल फॉर्म है वो होता है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो ये खगोल विज्ञान के लिए कौन सा है, स्काउ। स्काउ से आप रिलेट कर सकते हैं खगोल से स्काई, स्काई, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। इसके आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के निर्देशक कौन हैं। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के निर्देशक गणेश बिहारी, प्रियंका प्रधान, रविंद्र कुमार, डॉक्टर गणेश शर्मा। तो इसके जो इसके प्रधान हैं, जो इसके निर्देशक है वो कौन है, डॉक्टर गणेश शर्मा हैं। ठीक है, इसके आगे खरीफ की फसलें देश के विभिन्न भागों में डैश की शुरुआत के साथ उगाई जाती हैं। किसके साथ उगाई जाती, खरीफ की फसलें मानसून के साथ, सर्दियों के में या गर्मियों में, वसंत में। तो मानसून के आगमन से ही खरीफ की फसलें अपन लोग उगाने लगते हैं। अब जो रबी की फसलें हैं उनको कैसे आप लोग याद करेंगे, अगर उनके लिए एक छोटी सी मैं ट्रिक बताऊं, तो इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊं। नाई, हूटर बजते ही जोश में आलू, सॉरी, लाया। ना से क्या हो गया, ना से हो गया चना, ई से हो गया राई, हु से हो गया गेहूं, टर से हो गया मटर, बा से क्या हो गया बाजरा, और इसके बाद जो से क्या हो गया जौ, आलू से आलू। और इसकी एक और मैं वो ट्रिक बताऊं, तो आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी 2 अक्षर वाले खाद्यान्न होते हैं वो सारे ही रबी की फसल होते हैं। जैसे अपन लोग खाली 2 चीज़, एक सरसों, जो उसमें हाँ जो सा आया था वो सरसों के लिए था, और सरसों और मटर को छोड़ के बाकी सारे
दो शब्दों वाले जो भी खाद्यान्न होते हैं वो सारे रबी की फसल में आते हैं, और बाकी सब क्या है, इनके अलावा खरीफ की फसल में आते हैं। इसके आगे, भारत में रासायनिक उर्वरक की स्थापना कब हुई थी? भारत में रासायनिक उर्वरक की स्थापना कब हुई थी? 1902, 1947, 1906, 1951। तो 1906 में हुई थी। 1906 में, और कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में। कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी। इसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन, अधिगम हेतु भ्रमण में यह महत्वपूर्ण है कि, क्या महत्वपूर्ण है इसमें? शैक्षिक भाग पर अधिक जोर न दिया जाए। सेकंड, वातावरण को अनौपचारिक रखा जाए। तो इसमें आपको ये देखना है कौन नेगेटिव है कौन नहीं है। तो शैक्षिक भाग पर अधिक जोर न दिया जाए, ये सही बात है। जब अपन लोग अधिगम के लिए भ्रमण कराते हैं तो उसमें जरूरी नहीं कि उसमें शैक्षिक ही भाग पर अपन लोग जोर दें, ठीक है, उनके अनुभवों को भी लेंगे अपन लोग। सेकंड में, वातावरण को अनौपचारिक रखा जाए, ठीक है। अब जब अपन लोग भ्रमण के लिए गए तो उसमें वातावरण तो जरूरी है, तो इसके लिए दोनों ही जरूरी हैं। तो अपना आंसर क्या होगा? दोनों, 1 और 2। इसके आगे चलते हैं। 20 नंबर पे क्या है? पर्यावरण अध्ययन पाठों की योजना बनाते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अधिगम विधियों को छात्रों को डैश की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जब पर्यावरण की बात हुई है तो उसमें जो वातावरण है, फर्स्ट नंबर का पॉइंट, वातावरण ये तो मेनली है, ठीक है। सबसे पहले तो वातावरण का तो चाहिए ही चाहिए है, ठीक है। तो अब जब पर्यावरण से है तो इर्द गिर्द के वातावरण, तो हमारे पाठ्य योजना में सबसे पहले क्या चाहिए? इर्द गिर्द के जो वातावरण है उसको ध्यान में रख के उसकी अधिगम विधियों को छात्रों को मतलब देना चाहिए, मतलब उसके अनुसार ही अपन को उसको पढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद 21 पे, निम्नलिखित में से कौन वन उन्मूलन का प्राकृतिक कारण है? वन उन्मूलन मतलब वनों का नाश या वनों की समाप्ति का कारण क्या है? वनों की समाप्ति का कारण सबसे पहले, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? यहाँ पे पूछा गया है वनों की उन्मूलन का प्राकृतिक कारण नहीं है, मतलब प्राकृतिक कारण नहीं है। ये क्या है? बाढ़ एक प्राकृतिक कारण है, भूकंप भी एक प्राकृतिक कारण है, जंगल की आग ये भी प्राकृतिक कारण है। लेकिन जो शहरीकरण ये हमारा क्या है? अप्राकृतिक, मतलब एक क्या है? मानव के द्वारा किए गए काम है, तो ये प्राकृतिक नहीं है। तो शहरीकरण ही अपना आंसर होगा। 22 नंबर पे आते हैं। इस पे क्या, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है? कौन सी है? नाइट्रोजन ये भी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, आर्गन ये भी नहीं है, लेकिन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है, और सबसे ज़्यादा यही प्रभावित करती है ग्रीन हाउस प्रभाव को। तो अपना आंसर क्या होगा? डी नंबर का ग्रीन हाउस के लिए कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। 23 नंबर पे आते हैं। तेल सेल, ऑयल सेल या कोयले से निकाले गए संश्लिष्ट अपरिष्कृत तेल सिंथेटिक क्रूड को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? सिंथ क्रूड, सिंक क्रूड। क्या कहा जाता है? सिंक क्रूड कहा जाता है। इसके आगे, पुनर्चक्रण योग्य रिसाइकेबल सामग्री को अलग करने के बाद कचरे को जलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कचरे को जलाने की प्रक्रिया, जलाने की बात, तो जलाने को अपन लोग की लैंग्वेज अपन लोग क्या कहते हैं? अपन लोग जलाने को क्या कहते हैं? भस्म करना। तो भस्मीकरण ही क्या कहलाएगी? कचरे को जलाने की भस्मीकरण। पृथक्करण तो जानते ही आप, उसको अलग अलग करना, ठीक है। इसके बाद 25 नंबर पे, भारत में हरित क्रांति
का श्रेय जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन थे? उनके कौन थे? स्वामीनाथन, भारत में। ठीक है। और दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन। ठीक है। और विश्व में हरित क्रांति के हरमन वरलॉक। ठीक है। इसके आगे 26 नंबर पे, आकलन बहुसाक्ष्य आधारित क्यों होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, इसे और अधिक बोझिल बनाने के लिए। ये एक नेगेटिव वाला है तो ये नहीं हो सकता, इसको कैंसिल करेंगे। बी नंबर पे, इसे विश्वसनीय बनाने के लिए। हाँ, ये हो सकता, लेकिन आगे की भी अपन को ऑप्शन पढ़ना है अभी। सी नंबर पर, इसे बड़ा बनाने के लिए। ये भी एक नेगेटिव है, क्योंकि बड़ा बनाना कोई हमारा उद्देश्य नहीं होगा आकलन को। फिर डी नंबर, इसे दिलचस्प बनाने के लिए। दिलचस्प बनाना भी कोई जरूरी नहीं, अपन में क्या है सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको विश्वसनीय बनाने के लिए। तो अपना आंसर क्या होगा? बी नंबर का। 27, निम्नलिखित में से कौन अध्यापक निर्मित परीक्षा के महत्वपूर्ण कार्य हैं? अध्यापक निर्मित परीक्षाओं के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं इसमें? सबसे फर्स्ट, विद्यालय की दिन प्रतिदिन की शिक्षण अधिगम गतिविधियों पर विचार करना। ये भी है, पहले टीचर देखेगा कि विद्यालय में शिक्षण अधिगम की कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, उसी के अनुसार तो उसका क्या करेगा, परीक्षा कर पाएगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर, व्यक्तिगत छात्र की क्षमता जानने के लिए। अब छात्र की क्षमताओं को भी जानने के लिए क्या होगा, परीक्षा लेते हैं अपन लोग कि किस छात्र की कितनी क्षमता है, इसके लिए भी अपन लोग इसकी परीक्षा लेते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दोनों ही सही होंगे। तो ए और बी दोनों, 1 और 2। इसके बाद रूब्रिक एक क्या है, मूल्यांकन विधि है या मूल्यांकन के लिए उपयोगित एक क्या है, यंत्र है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रूब्रिक उत्पादन छात्र के कार्य का परिणाम के बजाय प्रक्रिया कुछ कार्य करने की पर छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने में प्रभावी होता है। रूब्रिक के द्वारा हम छात्रों के परिणाम का जब आकलन करेंगे तो उसके परिणामों का ही क्या करेंगे अपन लोग, आकलन करेंगे रूब्रिक के माध्यम से। ठीक है। उसके कार्य करने की प्रक्रिया के बारे में कोई ये नहीं है इसमें, तो ये वाला तो रॉन्ग है। इसके आगे वाला पढ़ते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए रूब्रिक विकसित करने के लिए किसी को मानदंड तय करने की आवश्यकता होती है जो सीखने के प्रतिफलों के अनुरूप होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि उसके मानदंड के अनुसार ही हम क्या करेंगे, रूब्रिक विकसित करेंगे, जो उसके सीखने के प्रतिफलों के, जो उसके एलोज के अनुरूप ही होना चाहिए, जो एलोज हैं उसके लिए कि इतना इसको ये सीखना, मतलब इस लेसन के द्वारा ये सीखा गया है, तो एलोज के अनुसार ही होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केवल 1। ठीक है। अब 29 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन एक दृश्य टीएलएम अध्यापन शिक्षण विधि नहीं है? मतलब जिसमें अपन लोग देख के, दृश्य देख नहीं सकते, बिना देखे सुन के बार अपन लोग वो कर सकते, तो ये भी एक दृश्य, पत्रिका को देख के ही पढ़ेंगे। पूरक किताबें भी अपन लोग की एलिमेंट्री किताबें भी क्या है, एक दृश्य सामग्री है। केस स्टडी भी एक दृश्य सामग्री, लेकिन रेडियो प्रसारण ये एक क्या है, श्रव्य सामग्री है। तो इसका आंसर क्या होगा? रेडियो प्रसारण। इसके आगे, आकलन को उनके उद्देश्य के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? अब आकलन को उनके उद्देश्यों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। उनके नाम भी मैं आपको लोग को बता देता हूं। उनके नाम जो होंगे, सबसे पहला क्या होगा, अधिगम के लिए आकलन, के लिए आकलन, इसके बाद अधिगम के लिए आकलन, फिर अधिगम
का आकलन, इसके आगे अधिगम के रूप में आकलन, के रूप में आकलन। सबसे पहले में अधिगम के लिए आकलन, सेकंड अधिगम का आकलन, थर्ड नंबर का अधिगम के रूप में आकलन। मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। मतलब अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। ये आप लोग के जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये आप लोग के 2024 के नवंबर में जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर थे, 10 नवंबर को आए हुए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। इसमें जो ईवीएस के क्वेश्चन थे वो 30 हैं। 30 बाल विकास के क्वेश्चन वो भी मैं कल या परसों में उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो इस तरीके से अपन लोग पुराने आए हुए क्वेश्चनों को भी लेके चलेंगे और साथ में नए टॉपिक्स पे भी चर्चा करेंगे, जिसकी मैं अलग से वीडियो डालूंगा। सो आज के लिए इतना ही। Thank you for watching. Have a nice day. Thank you.